न्यायमूर्ति जयराम भम्भानी ने जो है मतलब ये व्यवस्था दी है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले एजेंसी को 3 आवश्यकताओं का पालन करना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की ईडी की शक्ति अनियंत्रित नहीं है और ईडी किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा और पसंद के आधार पर, अपने विम्स के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकता है कि ईडी मनमर्जी से लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पीएमएलए की धारा 50 में गिरफ्तारी की शक्ति जो है वो शामिल नहीं है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट पर जो पुनर्विचार के लिए याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनकी सुनवाई की थी और 22 नवंबर की तारीख अब जो है आगे रखी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विजय मदन लाल चौधरी मामले में जो खानविलकर साहब की पीठ ने 2022 जुलाई में फैसला दे के पीएमएलए को उचित ठहराया था, उस पर पुनर्विचार करने के लिए कोर्ट जो है वो तैयार है। हालांकि तुषार मेहता साहब ने बहुत विरोध किया था कि इसका जो है वो क्या कहते हैं पुनर्विचार न किया जाए और नहीं तो सुनवाई टाल दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं टाली और जो है उन्होंने जो है कहा कि ये 22 नवंबर को इस पर जो है मतलब सुनवाई होगी और तमाम मुद्दे भी उसने निर्धारित किए कि इन मुद्दों पर सुनवाई होगी। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आशीष मित्तल बनाम ईडी के मामले में एक और निर्णायक व्यवस्था दी है। कहा है कि ईडी मनमर्जी से लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पीएमएलए की धारा 50 में गिरफ्तारी की शक्ति जो है वो शामिल नहीं है। हाई कोर्ट ने भी सेंथिल बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि पीएमएलए की धारा 19 का अनुपालन न करने से गिरफ्तारी जो है वो रद्द हो जाएगी। ये सब बातें सब नई हो रही हैं। पहले तो मैंने ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार कर लिया, फिर तो वो जेल में जो है वो क्या कहते हैं बिना जमानत के सड़ना पड़ता था। लेकिन अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की आंख खुली है कि ये बिल्कुल काला कानून है और इसके प्रावधानों के तहत बिना मुकदमा चढ़ाए और बाद में सबूत जो है वो दे नहीं पाती ईडी। तमाम प्रॉपर्टी जो है ईडी ने जो सीज करती है उसको पीएमएलए का ट्रिब्यूनल से जा पता चलता है कि तो कोई जो है सबूत ही नहीं है और वो रिलीज हो जाती है। इसमें चिदम्बरम की प्रॉपर्टी, मीसा भारती की प्रॉपर्टी भी शामिल है। अभी तो पीएमएलए ट्रिब्यूनल ही डिफंक्ट पड़ा हुआ है, जैसे और ट्रिब्यूनल डिफंक्ट पड़े हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की ईडी की शक्ति अनियंत्रित नहीं है और ईडी किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा और पसंद के आधार पर, अपने विम्स के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकता। आशीष मित्तल बनाम जो है वो ईडी एवं अन्य में ये जो है न्यायमूर्ति जयराम भम्भानी ने जो है मतलब ये व्यवस्था दी है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले एजेंसी को 3 आवश्यकताओं का पालन करना होगा। न्यायालय ने कहा कि सबसे पहले निदेशक को उचित विश्वास रखना चाहिए कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पीएमएलए के तहत अपराध का दोषी है, न कि किसी अन्य अधिनियम के तहत दोषी है। दूसरे, ऐसे विश्वास के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। और तीसरा, ऐसा विश्वास उस सामग्री के पर आधारित होना चाहिए जो निदेशक के पास है। मैंने बिना सामग्री के आपको विश्वास है कि कोई आदमी गड़बड़ है तो आपके पास उसके लिए कुछ मटेरियल भी होना चाहिए। अब प्रासंगिक रूप से तो हाई कोर्ट ने एक कह दिया है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत सम्मन जारी करने की ईडी की शक्तियों में गिरफ्तारी की शक्तियां शामिल नहीं है। जस्टिस भम्भानी ने आगे कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, भले उसे ईडी मामले की सूचना रिपोर्ट, ईसीआईआर या अभियोजन शिकायत में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया हो। जस्टिस भम्भानी ने वी सेंथिल बालाजी बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि पीएमएलए की धारा 19(1) का अनुपालन न करने से गिरफ्तारी ही रद्द हो जाएगी और धारा 19(2) का अनुपालन एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें कोई जो है वो एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। अब यह टिप्पणी आशीष मित्तल
द्वारा एडकाम मामले में ईसीआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जो है ये कोर्ट का जो है ये ऑब्जर्वेशन आया। मित्तल ने आगे निर्देश देने की मांग की थी कि ईडी को उसकी स्वतंत्रता को कम करने के लिए उसके खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की प्रबल आशंका है कि ईडी द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और कंपनी के मुख्य प्रमोटरों, कथित मुख्य लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए बलि का बकरा बनाया जाएगा। इस बीच ईडी ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति जताई और तर्क दिया कि वर्तमान याचिका दायर करने का कारण केवल पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी एक सम्मन था और इससे कुछ अधिक नहीं, और यह स्थापित कानून है कि सम्मन पर रोक लगाने या रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि याचिका समय से पहले है क्योंकि मित्तल का नाम सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर या ईसीआईआर में नहीं है। मामले पर विचार करने के लिए जस्टिस भंबानी ने यह कहते हुए याचिका मामले पर विचार करने के बाद खारिज कर दी कि याचिका समय पूर्व है, याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने और किसी ऐसे व्यक्ति की रिट याचिका पर विचार करने से रोका नहीं गया है जिसे अनुसूचित अपराध या ईसीआईआर में आरोपित नामित नहीं किया गया है। आशीष मित्तल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर, अधिवक्ता शिखर वर्मा, मयंक शर्मा और हर्ष गौतम ने जो है वो क्या कहते हैं कोर्ट में दलीलें दी। ईडी का प्रतिनिधित्व उनके विशेष वकील अनुपम शर्मा के साथ साथ प्रकाश हैरन, हरप्रीत कलसी, दमन शर्मा, अभिषेक बत्रा, वशिष्ठ राव ने किया। तो सवाल इस बात का है कि ईडी पर भी जो है धीरे धीरे अंकुश जो है वो लगना शुरू हो गया है और आपका 22 नवंबर को जो सुनवाई होगी उसमें जो है काफी व्यापकता के साथ इसके ऊपर जो है वो विचार जो है मतलब क्या कहते हैं किया जाएगा। तो अब ईडी भी सवालों के लगातार घेरे में है और एक के बाद एक, और विजय मदन लाल चौधरी की याचिका पर जो पुनर्विचार का जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार करेंगे, तो विजय मदन लाल चौधरी बहुत ही खतरनाक फैसला है जिसने जो है ये कहा था कि ये बाद में तय होगा कि धन शोधन वो मतलब वित्त विधेयक के रूप में पास किया गया जो संशोधन वैलिड है कि नहीं है। फिलहाल पीएमएलए के सभी प्रावधान वैलिड है। तो अब वो जो वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था वो भी सुप्रीम कोर्ट के राडार पर है और उस पर भी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बहुत जल्दी ही करेगी कि जो है वित्त विधेयक के रूप में क्या ये सब विधेयक लाए जा सकते हैं कि नहीं, आधार का विधेयक, इसका विधेयक, उसका विधेयक। उस समय सरकार जो है अल्पमत में थी राज्यसभा में, तो अरुण जेटली साहब कानून मंत्री थे और कई विधेयक को वित्त विधेयक के रूप में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। वित्त विधेयक के बारे में प्रावधान है कि वो लोकसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा में अगर पास नहीं भी होता तो भी उसके ऊपर उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अब ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है और ईडी पर जो है लगातार सवालों के घेरे में है और लगता है कि 2024 में चुनाव होने के पहले ईडी पर निश्चयात्मक और निर्णयात्मक आपके फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ जाएंगे।